नमस्कार। करंट इकोनॉमिक्स यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ सब लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। आज फिर डेली करंट अफेयर्स सीरीज का पार्ट 13 लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज जो हमारी मेन हाईलाइट्स रहेंगी उनमें पहले हम बात करेंगे साइंस एंड टेक के पोर्शन को कवर करने वाली न्यूज जो कि पीआईबी से हमने ली है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से, कि चावल से हैंड सैनिटाइजर एवं इथेनॉल बनाना ये क्या है, इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के सिलेबस को कवर करती हुई एक न्यूज हेलीकॉप्टर मनी जो कि आजकल चर्चा में है। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव के द्वारा जो आरबीआई से मांग की गई है उसको लेकर। उसके बाद हम एक सोशलॉजी की भी हमारे पास एक न्यूज है, सोशलॉजी के सिलेबस को जो कंप्लीट करती है, पालघाट मॉब लिंचिंग, जिसके बारे में आप वीडियोस सोशल मीडिया पर काफी देख रहे होंगे। ये क्या है इसको भी हम देखेंगे, प्लस इसका जो इम्पोर्टेंट पहलू है मॉब लिंचिंग उसको भी हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे साइंस का एक और क्वेश्चन जो कि साइंस को ही कवर करती है करंट न्यूज, वो है युविका कार्यक्रम। एक्चुअली इसरो ने इस युविका कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया है जो पहले 11 से 22 मई के बीच में होने वाला था। तो ये कार्यक्रम क्या है उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद जैसे कि हमें पता है कि सिविल सर्विसेज डे के बारे में भी हम एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको दे रहे हैं और इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो आपको हमारे इस वीडियो के नीचे यूट्यूब सेक्शन में प्रोवाइड कराना है। आप सब लोग जो है वो सिविल सर्विसेज की तैयारी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको आज का जो दिन है और ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे से पढ़ना चाहिए और आपके अंदर वो जज्बा है कि आप इस प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं तो आपको इस प्रश्न का जवाब जरूर देना है। तो इस प्रश्न का जवाब कहाँ देंगे? हमारे इस YouTube के नीचे कमेंट सेक्शन में। तो हमारा आज का प्रश्न है सिविल सर्विसेज डे के बारे में असत्य कथन कौन सा है? पहला है 2006 से प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन हमने दिया है इस दिन प्रशासनिक सेवा में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया जाता है। क्या ये सही है? तीसरा, महात्मा गांधी ने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा है। क्या ये सही है? चौथा है इस दिन को मनाने का उद्देश्य बदलते समय में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सिविल सेवकों को अभिप्रेरित करना है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है और आपको इस प्रश्न का जवाब जरूर देना है क्योंकि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस प्रश्न का जवाब आना ही चाहिए। तो आप इस प्रश्न का जवाब अगेन इस वीडियो के नीचे यूट्यूब सेक्शन में प्रोवाइड कराएंगे। आइए अब हम आते हैं अपनी पहली न्यूज के ऊपर। पहली न्यूज पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की है। ये न्यूज है कि अधिशेष चावल से अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर एवं इथेनॉल बनाया जाएगा। ये है क्या? जब हम राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 की बात करते हैं जिसकी घोषणा 4 जून 2018 को की गई और जिसका उद्देश्य है कच्चे तेल के आयात में कमी लाना और घरेलू जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ाना। उसके पैराग्राफ 5.3 में ये कहा गया है कि बहुत सारी बातें कही गई हैं लेकिन उसमें ये भी कहा गया है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय यदि ये कहता है कि इस पर्टिकुलर वर्ष में उसके पास खाद्यान्न का उत्पादन प्रत्याशा से अधिक हुआ है तो ऐसे उत्पादन या ऐसे अधिशेष उत्पादन को यदि राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति अनुमोदित करती है या अनुमोदन देती है तो उस अधिशेष उत्पादन का उपयोग इथेनॉल बनाने में किया जा सकता है। तो हमने देखा यदि हम अपने करंट अफेयर सीरीज की कुछ पहले की जो एक वीडियो है उसके ऊपर बात करें तो हमने आपको ये पहले बताया था कि खरीफ फसल का जो राष्ट्रीय किसान सम्मेलन 2020 हुआ है उसमें ये कहा गया था कि अब की बार 2019-20 में जो खाद्यान्न का उत्पादन अनुमान लगा गया था वो 291.10 बिलियन टन लगाया गया था। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2019-20 में जो खाद्यान्न का उत्पादन है वो कितना हुआ है? 292 मिलियन टन, यानी हमने जितना अनुमान लगाया था उससे कहीं अधिक हमने यहाँ पर खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। यानी आपको ये जरूरी है कि हमारी डेली करंट अफेयर्स की जितनी भी सीरीज यहाँ पर चलाई जा रही है आप रेगुलरली उनके टच में रहें, उन्हें अच्छे से जो है वो पढ़ें। तो इसी चीज को यदि हम यहाँ पर आके समझे तो समझना बहुत आसान हो जाता है
कि मंत्रालय के पास अतिरिक्त अधिशेष उत्पादन है, समिति ने अनुमोदन किया, तो उस अनुमोदन के बाद जो है अब क्या बन सकता है, इथेनॉल बन सकता है। तो इसके लिए जो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने ये कहा है कि एफसीआई के पास फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि केंद्रीय स्तर पर या केंद्र सरकार की ओर से पूरे देश से जो है वो खाद्यान्न की खरीद करता है, उसके पास जो अधिशेष चावल है उसका उपयोग एक तो हैंड सैनिटाइजर यानी अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर बनाने में किया जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि कोविड-19 के प्रिकॉशंस में या प्रिवेंशन में ये कहा गया है कि आपको रेगुलरली जो अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर से हैंड जो है वो वॉश करने हैं। तो यहाँ पर वही है कि अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर बनाएंगे और हम इथेनॉल बनाएंगे। इथेनॉल होता क्या है? इथेनॉल एक्चुअली एक एथिल अल्कोहल होता है और ये भारत में मुख्यतः किण्वन की क्रिया के द्वारा बनाया जाता है। और ये क्यों उपयोगी होता है? क्योंकि ये कम उड़नशील होता है, जिसकी वजह से अगर इसे पेट्रोल में मिलाकर मोटर व्हीकल में यूज किया जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि ईंधन का जो है वो पूरा उपयोग जो है हो जाता है या हो पाता है। ये जो है इथेनॉल वो उच्च स्तरीय जितनी भी स्टार्च वाली जो फसल होती हैं, जैसे कि गन्ना, गेहूं, मक्का, चावल इत्यादि से जो है वो बनाया जाता है। यहाँ पर जो इथेनॉल बनाया जा रहा है वो बनाया जाएगा इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। यानी यहाँ पर जो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री है उन्होंने ये कहा है कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एफसीआई के पास जो अधिशेष चावल है उससे हम इथेनॉल बनाएंगे। अच्छा, ये कार्यक्रम है क्या? इस कार्यक्रम की शुरुआत वैसे 2003 में हुई और पूरे भारतवर्ष में केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़कर 1 अप्रैल 2019 से ये चलाया जा रहा है। पुणे में कह रही हूँ, मैंने कहा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत 2003 में हुई और 1 अप्रैल 2019 से अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में ये कार्यक्रम चलाया जाए। इस कार्यक्रम में है क्या? इस कार्यक्रम में ये कहा गया है कि जो है 2020 तक हमें पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिलाने का जो लक्ष्य है उसको पूरा करना है। काफ़ी जगह जो है वो ऐसा किया भी जा रहा है। पेट्रोल में अधिकतम जो है 10% तक अल्कोहल जो है वो मिलाया जा रहा है। तो यहाँ पर इसी को लेकर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? दोबारा देखिए, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है जो हमने अभी ऊपर बात कही आपसे कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब या राजस्थान? आपको इस क्वेश्चन का जवाब हमारी इस वीडियो के नीचे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कराना है। यहाँ पर कुछ बच्चों के क्वेश्चन होंगे कि या जानना चाह रहे होंगे कि जैव ईंधन होता क्या है। देखिए, जैव ईंधन क्या है? जैव ईंधन कम समय में कार्बनिक पदार्थ से उत्पादित किया जाने वाला एक हाइड्रोकार्बन ईंधन है। देखिए, जब हम जीवाश्म ईंधन की बात करते हैं तो उसका मतलब उसको बनने में हजारों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो इसलिए हमारे पास जीवाश्म ईंधन भी क्या है, अभी एक लिमिटेड मात्रा में है और जीवाश्म ईंधन को जलाने से बहुत अत्यधिक जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है, जो कि पर्यावरण के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो पर्यावरण के लिए कम नुकसानदायक जो होता है वो जैव ईंधन को माना जाता है। तो इसी के लिए जो ये कहा जा रहा है, चूंकि इसको बनने में बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता और प्लस इससे जो है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी क्या होता है, कम होता है अपेक्षाकृत जीवाश्म ईंधन के। तो यहाँ पर जो है, और हमें पता है कार्बन की तो कोई कमी है नहीं, तो कम समय में कार्बनिक पदार्थ से जो है उत्पादित किए जाने वाला हाइड्रोकार्बन ईंधन जैव ईंधन है। तो इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जैव ईंधन को जो है वो अत्यधिक बढ़ाया जाए और भारत की जो कच्चे तेल पर दूसरे देश, भारत की जो कच्चे तेल पर दूसरे देशों पर जो निर्भरता है उसको कम किया जाए। अब हम आते हैं अपने दूसरे न्यूज के ऊपर। हमारी दूसरी न्यूज इकोनॉमिक्स से है, हेलीकॉप्टर मनी। ये इकोनॉमिक्स के सिलेबस को कवर करती है। ये आजकल चर्चा में है क्योंकि कोविड-19 की वजह से देशव्यापी लॉकडाउन है और अर्थव्यवस्था लगातार जो है वो चरमरा रही है और लगातार जो है आर्थिक संकट बना हुआ है सभी सेक्टर्स में, सभी क्षेत्रों में। ऐसी स्थिति में जो तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव, उन्होंने आरबीआई से ये कहा है कि आरबीआई को क्वांटिटेटिव
ईजिंग का या फिर हेलीकॉप्टर मनी का सहारा लेना चाहिए या इस कॉन्सेप्ट को अपनाना चाहिए। अब हम बात करते हैं हेलीकॉप्टर मनी की कि हेलीकॉप्टर मनी होती क्या है। सांकेतिक रूप से ऐसा कहा जा सकता है कि हेलीकॉप्टर मनी का मतलब है सरकार के द्वारा हेलीकॉप्टर से पैसे बरसाना। हालांकि एक संकेत मात्र है और हेलीकॉप्टर मनी जो है वो उसका तात्पर्य ऐसा नहीं होता है। हेलीकॉप्टर मनी एक अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जिसका उद्देश्य होता है कि अर्थव्यवस्था को वापस से पटरी पर लेके आना। इस टर्म को सबसे पहले अमेरिका के इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन ने जो है वो इजाद किया, या मिल्टन फ्रीडमैन ने जो है वो कहा कि अर्थव्यवस्था को वापस से पटरी पर लाने के लिए जो है हमें हेलीकॉप्टर मनी का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि अगर हम हेलीकॉप्टर मनी की बात करते हैं तो हेलीकॉप्टर मनी से तात्पर्य है जब किसी देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में मुद्रा छाप दी जाती है और उस मुद्रा को छापकर जब सरकार को दे दिया जाता है और सरकार ऐसी मुद्रा को पब्लिक में बांट देती है, तो इस प्रकार की मुद्रा पब्लिक को ना तो सरकार को वापस करनी होती है, ना ही सरकार को आरबीआई को वापस करनी होती है। यानी हेलीकॉप्टर मनी से मतलब है कि यदि आरबीआई बहुत अधिक मात्रा में मुद्रा छाप दे और उसे सरकार को दे दे और सरकार उसे पब्लिक में बांट दे और पब्लिक ऐसी मुद्रा को ना तो सरकार को वापस करेगी, नहीं सरकार उसको आरबीआई को वापस करेगी, तो इस प्रकार की मुद्रा कौन सी मुद्रा होगी? हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी और क्वांटिटेटिव जो ईजिंग है उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि जब आरबीआई के द्वारा यानी किसी भी देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा मुद्रा छापी जाती है सरकारी बॉन्ड को खरीदने के लिए, तो इस प्रकार की मुद्रा जो है वो आरबीआई को वापस करनी होती है सरकार को, तो वो तो क्वांटिटेटिव ईजिंग मेथड कहलाता है। लेकिन वही हेलीकॉप्टर मनी की बात करें तो हेलीकॉप्टर मनी के अंतर्गत जब आरबीआई को या किसी भी देश के केंद्रीय बैंक को मुद्रा छापनी होती है तो वो सरकार को वापस नहीं करनी पड़ती, वो हेलीकॉप्टर मनी कहलाती है। बेसिक अंतर यही है कि अगर क्वांटिटेटिव ईजिंग के माध्यम से यदि मुद्रा छापी जाएगी तो वो सरकार को आरबीआई को वापस करनी पड़ेगी और हेलीकॉप्टर मनी में नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन मुद्रा दोनों में ही जो है वो छापी जाती है। किसके लिए? अर्थव्यवस्था को वापस से पटरी पर लाने के लिए। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है या इसका प्रभाव क्या पड़ता है यदि हेलीकॉप्टर मनी जो है वो सरकार के द्वारा छाप दी जाती है तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? देखिए दो तरह के प्रभाव, वही एक तो नकारात्मक प्रभाव, एक सकारात्मक प्रभाव। तो अगर सकारात्मक प्रभाव की हम बात करते हैं तो यदि हेलीकॉप्टर मनी छापी जाती है और पब्लिक में बांटी जाती है तो इससे अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी बढ़ती है, यानी तरलता बढ़ेगी। तरलता बढ़ेगी तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी और डिमांड यदि बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और वापस जो है वो अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी। लेकिन वही इसका नेगेटिव पहलू यदि हम देखते हैं तो इस प्रकार की मनी जो है वो अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन यानी बहुत अधिक मात्रा में महंगाई ला सकती है और ऐसी स्थिति में जो हमारे देश का रुपया है उस रुपये का अवमूल्यन जो है हो जाएगा। जैसे कि हम इंडोनेशिया वगैरह में स्थिति देख रहे हैं हाइपर इन्फ्लेशन की, इस प्रकार की स्थिति जो है वो हेलीकॉप्टर मनी छापने से जो हमारे देश में भी बन सकती है। तो बेसिकली हेलीकॉप्टर मनी जो होती क्या है, इस वर्ड को सबसे पहले कौन लेके आया, इसका उद्देश्य क्या है और इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं सकारात्मक नकारात्मक, इसको हमने देखा। अब हम आते हैं अपनी अगली न्यूज के ऊपर। ये न्यूज जो है हमने सोशियोलॉजी से उठाई है या सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को जो है ये कवर करती है। यह है पालघाट मॉब लिंचिंग को लेकर। हम आजकल न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कि पालघाट जो कि महाराष्ट्र का एक स्थान है, वहां के जूना अखाड़े में 16 अप्रैल को जो है 2 साधु और एक ड्राइवर है, टोटल 3 लोगों की जो है वो भीड़ के द्वारा, लगभग 200 लोगों की भीड़ के द्वारा हत्या कर दी गई चोरी के शक के आरोप में। और यहाँ पर जो है पुलिस मूक दर्शक बनी रही, जिसका वीडियो भी काफी ज्यादा जो है वो चर्चा में है, जिसके लिए सोशल मीडिया पर जो है लगातार ट्विटर पर जो है वो लगातार जो है वो एक अभियान चलाया जा रहा है, जैसे कि हैशटैग पालघाट मॉब लिंचिंग या हैशटैग साधु लिंचिंग, इस तरीके के जो सोशल मीडिया पर जो है वो अभियान चल रहे हैं। यहाँ पर यदि क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो सकती है, वो एक तो हो सकती है कि मॉब लिंचिंग है क्या और मॉब लिंचिंग के लिए जो है वो सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है। पहली बात, मॉब लिंचिंग का मतलब है कि शक के आधार पर भीड़ के द्वारा, भीड़ कौन सी होगी? अनौपचारिक और अप्रशासनिक समूह की या अप्रशासनिक जो भीड़ होगी वो, यानी शक के आधार पर अनौपचारिक अप्रशासनिक समूह के द्वारा कुछ लोगों की हत्या कर देना या उनको शारीरिक
ताड़ना देना ही मॉब लिंचिंग कहलाता है। हालांकि वर्तमान में केंद्र सरकार के पास ऐसा कोई कानून नहीं है जो कि विशेषतः मॉब लिंचिंग के लिए कार्य करता हो। हालांकि आईपीसी की कुछ धाराएं हैं, सीआरपीसी की कुछ धाराएं हैं जो कि मॉब लिंचिंग के लिए कार्य कर रही हैं। लेकिन इन सबके बीच यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर ऑनर किलिंग के लिए जो है वो विधेयक पास किया गया है। वहीं मॉब लिंचिंग के लिए जो है वो दूसरे नंबर का देश का ऐसा राज्य है जहाँ पर मॉब लिंचिंग के लिए भी विधेयक पास हुआ है। पहले नंबर का राज्य मणिपुर है, यानी मॉब लिंचिंग के लिए विधेयक पास करने वाला दूसरा राज्य राजस्थान और ऑनर किलिंग के लिए विधेयक पास करने वाला जो पहला राज्य है वो राजस्थान है। तो राजस्थान जो है वो राजस्थान की विधानसभा ने मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग विधेयक को जो है वो पास कर दिया था 2019 में, जिसके तहत मॉब लिंचिंग को एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना है। और इसके तहत जो है वो आजीवन कारावास की सजा और काफ़ी हद तक जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है जुर्माना भी जो है वो भरना पड़ सकता है। तो सरकार को भी कहीं ना कहीं, राजस्थान सरकार ने तो ये किया ही है, इसके साथ साथ जो है और भी सरकारें केंद्र स्तर पर भी इसके लिए जो है वो ज़रूरी कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। अब हम आते हैं अपनी अगली न्यूज़ के ऊपर। हमारी अगली न्यूज़ युविका कार्यक्रम को लेकर है। ये साइंस एंड टेक के पोर्शन को कवर करता है। हमें पता है कि इसरो ने जो है युविका कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया है, जो पहले 11 से 22 मई 2020 के मध्य होने वाला था। और इसको पोस्टपोन करने का रीजन कोविड-19, जिसकी वजह से 3 मई तक लॉकडाउन 2.0 लगा हुआ है। ये है क्या? ये एग्जाम की दृष्टि से भी काफी इम्पोर्टेंट जो है वो हो जाता है। युविका कार्यक्रम में YU का मतलब है युवा, VI का मतलब है विज्ञानी और KE का मतलब कार्यक्रम, यानी युवा विज्ञानी कार्यक्रम, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो है वो इसरो के द्वारा शुरू किया गया। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है, वर्तमान में इसके निर्देशक कौन है? के शिवन। हाँ जी, वो उसके द्वारा जो है ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। और ये प्रोग्राम है क्या? इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है कि बेसिक नॉलेज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस एंड स्पेस एप्लीकेशन की प्रोवाइड कराना यंग वंस को, यानी जो युवा जो हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, स्पेस साइंस के बारे में, स्पेस एप्लीकेशंस के बारे में जो बेसिक जो नॉलेज है वो प्रोवाइड कराना। इसमें होता क्या है? इसमें जो है 9th क्लास में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, ईच स्टेट और यूटी से लगभग 3 जो बच्चे हैं वो छांटे जाते हैं और उनको जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। 2 वीक के लिए जो उनको इसरो के जो सेंटर्स है वहाँ पर रेजिडेंशियल ट्रेनिंग यानी आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है, जहाँ पर उनको जो नए अनुप्रयोग जो है स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर हो रहे हैं, स्पेस एप्लीकेशन को लेकर हो रहे हैं, उनसे संवाद किया जाता है। पूरा जो है उनको दिखाया जाता है, समझाया जाता है और उनमें एक वैज्ञानिक सोच जो है वो डेवलप किया जाने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो है वो इसका नारा भी है, वो नारा है जय विज्ञान जय अनुसंधान, जय विज्ञान जय अनुसंधान। तो यहाँ से भी जो क्वेश्चन है वो आपसे बन सकता है कि युविका कार्यक्रम क्या है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, या इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या और उस कार्यक्रम में होता क्या है। इस कार्यक्रम में हमने बताया कि इसका उद्देश्य क्या है और इस कार्यक्रम में होता क्या है कि 3 विद्यार्थी प्रत्येक स्टेट और यूटी से छांटे जाते हैं और उनको जो है आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है। ये विद्यार्थी 9th क्लास के होने चाहिए। तो आपकी भी बहन, भाई या कोई रिलेटिव जो कि 9th क्लास में हो, जो इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहता हो, तो वो भी इसमें क्या कर सकता है? अप्लाई कर सकता है। परंतु इस बार जो है कोविड-19 की वजह से ये जो प्रोग्राम है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। अब हम आते हैं अपने प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन पूछा था इससे पहले वाली वीडियो में, उस क्वेश्चन के ऊपर। और मैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ, मोटिवेटेड हूँ, प्रसन्न हूँ कि आप लगातार हमारे प्रश्न का जो जवाब है वो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कराते हैं और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके जवाब सही रहते हैं। इसी तरीके से आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आंसर करते रहिए। फिलहाल क्वेश्चन हमारा था टेली हेल्थ क्या है। पहला हमारा कथन था हीलिंग बाय वायर, इसको टाइम पत्रिका के द्वारा 9 दिया गया है, तो ये भी सही है। रिमोट एक्सेस से होने वाला एक रोबोटिक उपचार है टेली हेल्थ, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो डॉक्टर्स हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करते हैं और जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो है परामर्श करते हैं।
तो तीसरा है इसमें स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं सूचना का वितरण है, बिल्कुल सही है। तो ये तीनों ही जो कथन है, जो ऑप्शन हमारा सी था जिसमें कहा गया था ए और बी, तो ऑप्शन सी जो है वो सॉरी ऑप्शन जो सी हमारा था जिसमें सभी यानी 1 कथन 1 2 और 3 ये तीनों ही सही हैं, तो हमारा ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट है। तो टेली हेल्थ आपको समझ में आएगा टेली हेल्थ क्या है। टेली हेल्थ के अंतर्गत जो भी डॉक्टर्स हैं वो स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परामर्श करते हैं, और इसको जो है हीलिंग वाया जो है टाइम पत्रिका के द्वारा नाम दिया गया है। ये एक रिमोट एक्सेस से होने वाला रोबोटिक उपचार है और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं सूचना का वितरण इसके अंतर्गत किया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत समझ में आएगा, बहुत पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी प्रॉब्लम है उनको उनके लिए जो है वो कमेंट करें, और हमारे चैनल करंट इकोनॉमिक्स को जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम जो भी करंट अफेयर्स की सीरीज में यहाँ पर कराते हैं उससे संबंधित प्लस और जो भी करंट अफेयर जो हम यहाँ कवर नहीं कर पाते उससे संबंधित जो प्रश्न हैं एमसीक्यू जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर डेली प्रोवाइड कराते हैं। तो आप जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। आप अपनी जो एग्जाम की तैयारी है उसको और ज़्यादा मजबूत बेहतर बनाइए। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो करंट इकोनॉमिक्स के नाम से ही है, तो आप जरूर इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।